हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं 3 ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि आपको फेस करनी पड़ती है क्योंकि आपको इसके बारे में इनफ नॉलेज नहीं होती। अब अगर आपको किसी चीज़ के बारे में इनफ नॉलेज नहीं होगी, आपको उसके बारे में पता नहीं होगा, तो बैंक यहाँ पर आपको पागल बना सकती है। हो सकता है कि आपके यहाँ पर पैसे जा रहे हों एंड आपको इस चीज़ की नॉलेज ही ना हो। तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि क्या वो ऐसी 3 चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होता है। दोस्तों, बैंक आपको पागल बनाती है। आप एक तरह से ये समझ सकते हो कि बैंक आपके साथ एक स्कैम कर रही है जिसके बारे में आप यहाँ पर अवेयर ही नहीं हो। इन प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा कि क्या इसका सॉल्यूशन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लोग सॉल्यूशन ही ढूंढने आते हैं। उनको यहाँ पर मैं आपको प्रॉब्लम को बताऊंगा तो आपको भी पता लगेगा हाँ यार, ये मेरे साथ भी हो रहा है। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। इवन अगर आप एक न्यू यूजर हो, वरना अगर आप एक ओल्ड यूजर हो, तो आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि आपके साथ क्या यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है जिनके बारे में शायद आपको पहले पता भी ना हो एंड आप कैसे इनका सॉल्यूशन पा सकते हो। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो लोगों को फेस करनी पड़ती है वो है बैंक के चार्जेस। अब बैंक के यहाँ पर चार्जेस जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक तो आपके जेन्युइन चार्जेस होते हैं जिनके बारे में आपको पता होता है कि बैंक ने इस चीज से रिलेटेड मुझे चार्जेस लगाए हैं। वो आपका क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है, बैंक के यहाँ पर सर्विसेज भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको पता हो कि बैंक ने मुझे चार्जेस लगाए हैं, इस रीजन की वजह से मुझे चार्जेस लगे हैं, तब तो यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको वो चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ये चीज बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर बैंक बहुत बार ऐसा करता है कि आपको कुछ भी चार्जेस लगा देता है। ये भी आपके क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके यहाँ पर बैंक अकाउंट से रिलेटेड हो सकते हैं। आपको इसके बारे में पता ही नहीं होगा कि मुझे यहाँ पर चार्जेस लगे हैं एंड यहाँ पर आप सोचते रह जाओगे कि मुझे किस वजह से चार्जेस लगे हैं। अब यहाँ पर कुछ दिन आप ऐसे निकाल दोगे कि यार मुझे पता ही नहीं लग रहा किस वजह से मुझे चार्जेस लगे हैं। तो अगर आप इसके बारे में कोई कंप्लेंट डालते ही नहीं, तो बैंक के जो चार्जेस होने वाले हैं आपके लिए रहेंगे, आपको ये चार्जेस पे करने पड़ेंगे, आपको यहाँ पर कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इस चीज की कंप्लेंट डालोगे, अगर आप उनसे पूछोगे कि मुझे किस चीज के चार्जेस लगे हैं, ये आप कॉल करके भी पूछ सकते हो, वरना आप ईमेल करके भी पूछ सकते हो कि किस चीज के मुझे चार्जेस लगे हैं, इसको मुझे आप एक्सप्लेन करो कि यहाँ पर ये मुझे चार्जेस लगे हैं, यहाँ पर आपने क्यों लगाए हैं। तो बैंक सबसे पहले तो आपको एक्सप्लेन करेगा कि किस चीज के आपके चार्जेस हैं। अगर वो जेन्युइन चार्जेस होंगे तब तो आपको वो पे करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मैंने केसेस देखे हैं जिसके अंदर बैंक आपको चार्जेस लगा देता है एंड आपको उसके बारे में पता नहीं होता है। यहाँ पर ये बिना मतलब के चार्जेस होते हैं। अभी जो बिना मतलब के चार्जेस होते हैं, अगर आप कंप्लेंट डालोगे तभी आपके जो चार्जेस है उसको रिफंड किया जाएगा, आपको जो पैसे यहाँ पर वापस मिलेंगे। अब बहुत सारे केसेस में लोग क्या करते हैं, जो चार्जेस उनको लग जाते हैं जिसके बारे में उनको पता नहीं होता, वो इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि चलो बैंक की कोई सर्विस होगी जिसकी वजह से मुझे चार्ज लगे हैं। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपके ऊपर कोई भी यहाँ पर बैंक ने चार्जेस लगाए हैं, अगर आपको उस चीज के बारे में नहीं पता है, तो आपको जाके उसके बारे में कंप्लेंट लिखवानी है। यहाँ पर दोस्तों आप ईमेल कर सकते हो, वरना आप कॉल करके उनसे पूछ सकते हो कि किस वजह से मुझे चार्जेस लगे हैं। एंड यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस निकलते हैं कि यहाँ पर आपको पता भी नहीं होगा एंड यहाँ पर फोर्स चार्जेस आपके ऊपर लगे होते हैं, तो आपको उस चीज का रिफंड लेना है। मोस्टली केसेस में ऐसे ही होता है कि आपको रिफंड मिल जाता है, लेकिन अगर आपको फिर भी रिफंड नहीं मिलता तो आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको रिफंड के लिए क्या करना है। आपको उस केस में यहाँ पर 100% रिफंड मिल जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पर कुछ भी ऐसे चार्जेस लगे हो जो आपको नहीं लगने चाहिए थे, तो यहाँ पर मैं आपको दोनों सोल्यूशन बता दूंगा। वैसे तो दोस्तों आपका रिफंड आ ही जाता है, लेकिन फिर भी अगर किसी केस में अगर आपका रिफंड नहीं आता है, बैंक ने आपको चार्जेस लगाती है, वो यहाँ पर एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे हैं किस चीज के चार्जेस है, आपको यहाँ पर लग रहा है कि वो जो चार्जेस है पर जेन्युइन नहीं है, तो आगे मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप उस चीज को रिफंड करवा सकते हो। अब सेकंड जो प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं वो है अपने क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट से रिलेटेड। अब मान लो आपकी जो बिल पेमेंट थी, यहाँ पर 210,000 रुपए की आपको बिल पेमेंट करनी थी। आपकी जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो यहाँ पर जनरेट हो गया है, लेकिन आपका क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर रिफंड आया है या फिर दोस्तों कोई कैशबैक वगैरह आया है, उसमें यहाँ पर मान लो आपके 5,000 रुपए वापस आ गए हैं, आपका बिल जनरेट हो गया है। तो यहाँ पर आपको बैंक को सिर्फ 5,000 रुपए ही वापस करने हैं। यहाँ पर दोस्तों 5,000 जो आपने स्पेंड किए थे वही आपको वापस करने हैं। अब बैंक की तरफ से आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी जाती है, मान लो यहाँ पर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, 10,000 रुपए की आपको बिल पेमेंट करनी थी, आपका जो बिल है वो जनरेट हो गया है। उसके बाद आपको कोई भी कैशबैक आया या फिर कोई भी अगर आपका रिफंड वगैरह कुछ भी आया, उस केस में क्या है कि यहाँ पर बैंक आपको बोलती है कि आपको पूरे 10,000 रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी, जबकि यहाँ पर बैंक की तरफ से गाइडलाइंस है कि आपको यहाँ पर सिर्फ 5,000 रुपए की पेमेंट करनी है। अगर आपके यहाँ पर 5,000 रुपए रिटर्न आ गए हैं, अगर 4,000 रुपए रिटर्न आया है, तो बाकी आपको यहाँ पर 6,000 रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी। ऐसे ऐसे करके आपको पेमेंट करनी होती है। लेकिन बैंक की तरफ से आपको हमेशा ये गलत इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि अगर आपका बिल जनरेट हो गया है, उसके बाद अगर आपको कुछ भी यहाँ पर रिफंड आया है फिर कैशबैक आया है, तो आपको यहाँ पर पूरे अमाउंट की यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका इवन बिल जनरेट हो भी जाता है, मान लो आपका जो बिल है कल ही जनरेट हुआ है, 10,000 का आपका बिल जनरेट हो गया है, आज की डेट में आपके 5,000 रुपए रिटर्न आए हैं, यहाँ पर दोस्तों किसी चीज से भी रिटर्न आया है, यहाँ पर रिफंड आया है या कैशबैक आया है, तो आपको सीधा यहाँ पर सिर्फ 5,000 रुपए की बिल पेमेंट करनी है। पूरी यहाँ पर आपको 10,000 रुपए की पेमेंट नहीं करनी है। अगर आपके पास मान लो यहाँ पर पैसे नहीं है, काफी सारे लोगों के पास ऐसा ही होता है कि उनका रिफंड आ जाता है, वो
इस चीज़ को बोलते हैं बैंक से, वो पूछते भी हैं कि मेरा इस चीज़ का रिफंड आ गया है, तो कि क्या यहाँ पर मेरा जो बिल पेमेंट है उसको मुझे अब आधा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आधे पैसों को तो रिफंड आ चुका है। लेकिन बैंक की तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपको यहाँ पर बिल पेमेंट पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो बिल है जनरेट हो गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कुछ भी रिफंड वगैरह आता है, यहाँ पर आपकी ड्यू डेट से पहले अगर आपको कुछ भी रिफंड आता है, इवन अगर एक दिन पहले भी ऐसा कुछ होता है, तो आपको यहाँ पर रिमेनिंग जो आपका अमाउंट है उसकी आपको बिल पेमेंट करनी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास पैसों वैसों की कुछ भी कमी पड़ रही है तो आप ये चीज कर सकते हो। अब दोस्तों बैंक की तरफ से आपको यही बोला जाएगा कि आपका जो भी अमाउंट यहाँ पर कैशबैक आया है फिर रिफंड आया है, इसको हम नेक्स्ट बिल पेमेंट में एडजस्ट कर देंगे। लेकिन आपको इसके लिए बिल्कुल भी नहीं मानना है। आपको वहां पर बोल देना है कि आपकी जो बैंक की गाइडलाइंस हैं इसके अकॉर्डिंग जितना भी मेरे पास अमाउंट रिफंड आया फिर रिटर्न आया है उसमें यहाँ पर मेरी जो बिल पेमेंट है पुराने बिल में ही यहाँ पर उसको एडजस्ट करो। इस तरीके से क्या होगा कि आपके पैसे यहाँ पर बच जाएंगे। मान लो अगर आपके पास पैसे की कमी है अभी के टाइम पे, यहाँ पर आपके पास पैसे नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर आप जो आपके रिमेनिंग अमाउंट है उसी को यहाँ पर उसकी बिल पेमेंट आप कर सकते हो। वरना अगर आपको लगता है कि चलो अभी मेरे पास पैसे हैं, यहाँ पर मैं बाद में भी इस चीज को एडजस्ट करवाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस चीज में आप बाद में भी एडजस्ट करवा सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी के टाइम पे यहाँ पर मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे इसकी यहाँ पर बिल पेमेंट मुझे करनी है, तो दोस्तों आप अपने अमाउंट को एडजस्ट करवा सकते हो। अब थर्ड इन्फॉर्मेशन जो बैंक की तरफ से आपको नहीं प्रोवाइड करी जाती वो है आपके ड्यू डेट से रिलेटेड। मान लो आपकी ड्यू डेट कल के दिन थी, कल यहाँ पर दोस्तों कल के दिन आपकी ड्यू डेट थी, उसके बाद भी आपको यहाँ पर 3 दिन मिलेंगे अपने पैसे को रिटर्न करने के लिए। आपने क्रेडिट कार्ड को यहाँ लिमिट को यूज किया है, वरना दोस्तों आपने लोन लिया है, उसकी आपकी ड्यू डेट निकल गई है, कल के दिन आपकी ड्यू डेट थी, उसके बाद भी यहाँ पर आपको 3 दिन दिए जाते हैं पैसे को यहाँ पर रिटर्न करने के लिए। कहीं से अगर आपके पैसे आज के दिन आने हो या फिर दोस्तों कल के दिन आने हो तो आप ऐसा कर सकते हो, 3 दिन के अंदर यहाँ पर पैसे को रिटर्न कर सकते हो। एंड बैंक आपसे 1% का भी यहाँ पर कोई चार्ज नहीं एक्स्ट्रा नहीं ले सकती। बैंक आपको ये इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं बताएगी, वो आपको यही बोलेंगे कि इस पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लेकिन आपको कभी भी इस चीज पे इंटरेस्ट पे नहीं करना है। आपको यहाँ पर 3 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, उसके अंदर अगर आप यहाँ पर पैसे को रिटर्न कर देते हो तो आपको यहाँ पर 1% का भी चार्ज नहीं देना है। जितना आपका अमाउंट ड्यू था उतना यहाँ पर आपको चार्ज देना है। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज और होती है इस चीज में, यहाँ पर मान लो आपने 10,000 रुपए की लिमिट यूज की थी एंड उसमें से आपने 8,000 रुपए रिटर्न कर दिए बैंक को। आपने यहाँ पर 8,000 रुपए रिटर्न कर दिए, आपको जो बैलेंस यहाँ पर बच गया था यहाँ पर 2,000 रुपए का बच गया था। 3 दिन आपके निकल भी गए, उसके बाद से आपका यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है इंटरेस्ट पीरियड, आपका स्टार्ट हो जाता है। तो बैंक क्या करती है, यहाँ पर कुछ केसेस मैंने ऐसा भी देखा है कि पूरा जो आपका अमाउंट था 10,000 का जितना भी आपका अमाउंट था उस पर आपको इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट कर देगी। लेकिन ये भी चीज बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आपका जो रिमेनिंग अमाउंट था यहाँ पर दोस्तों अभी के टाइम पे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, यहाँ पर आपका रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पर 2,000 रुपए का है, उस पर आपको इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन बैंक कुछ केसेस में ऐसा कर देती है कि आपने यहाँ पर अमाउंट को रिटर्न कर दिया है, 8,000 आपने रिटर्न कर दिया है, फिर भी आपको यहाँ पर पूरे 10,000 पे आपको इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट करेगी। तो इस चक्कर में भी यहाँ पर आपको क्या करना है, बैंक से आपको बात करनी है, वहां पर जाके आपको कंप्लेंट करनी है। आप कॉल करके भी कंप्लेंट कर सकते हो, वरना आप यहाँ पर ईमेल करके भी कंप्लेंट कर सकते हो। आपको कभी भी यहाँ पर फुल अमाउंट पे इंटरेस्ट पे नहीं करना है, जितना भी आपका रिमेनिंग अमाउंट है उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना है। एंड जैसे मैंने आपको बताया 3 दिन आपके पास एक्स्ट्रा होते हैं, अगर उन 3 दिन के अंदर आप रीपेमेंट उसकी कर देते हो जितना भी आपका अमाउंट था, तो आपको यहाँ पर 1% का भी इंटरेस्ट यहाँ पर एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। तो यहाँ आपको मैंने ये चीज बता दी, इसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हो कुछ भी अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो। यहाँ पर दोस्तों तीनों प्रॉब्लम्स में से कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको फेस करनी पड़ी हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बैंक से ही बात करनी है। वहां पर आप कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। ईमेल का अगर आपको फॉर्मेट चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, वहां पर मैं आपको यहाँ पर फॉर्मेट भी प्रोवाइड कर दूंगा। हो सकता है कि यहाँ पर मैं डिफरेंट वीडियो बना दूं, उसमें मैं आपको फॉर्मेट ही प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे आप यहाँ पर ईमेल भेजो, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि क्या ईमेल मैं करूँ। तो वहां मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, कॉपी पेस्ट आपको करके भेजना होगा एंड आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी प्रॉब्लम फिर भी नहीं रिजॉल्व होती है, यहाँ पर जो मैंने आपको 3 यहाँ पर मिस्टेक्स बताई, बैंक की तरफ से आपको जो इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाती है, उसके बाद भी अगर यहाँ पर दोस्तों अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम आती है, बैंक आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करता है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर आरबीआई को मेल करना है। आरबीआई की जो भी यहाँ पर ईमेल है उस पर दोस्तों आपको ईमेल करना है, वहां पर आपको बतानी है पूरी सिचुएशन आपको बतानी है, उसके बाद यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम है उसको 100% रिजॉल्व कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बैंक की तरफ से आपकी प्रॉब्लम वैसे तो रिजॉल्व कर दी जाती है, 90% केस लगा लो या फिर 95% केसेस लगा लो कि आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया जाता
है, फिर भी किसी प्रॉब्लम में अगर आप फंस गए हो तो आरबीआई को आप ईमेल कर सकते हो या फिर ट्विटर पे जाके उनको ट्वीट कर सकते हो। वहां पर अपने बैंक को भी ट्वीट कर सकते हो, आरबीआई को ट्वीट कर सकते हो। तो जिस भी तरीके से आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही हो उस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवा सकते हो। इस चीज के लिए आपको अलर्ट होना जरूरी है कि आपके जो चार्जेस होते हैं आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पे करने पड़ते, जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था। इसके अलावा जो मैंने आपको इंटरेस्ट के बारे में बताया उन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। बैंक आपको इन्फॉर्मेशन कभी भी प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। आपको दोस्तों इन्फॉर्मेशन खुद पता होनी चाहिए, उसके बाद बैंक आपको कभी भी पागल नहीं बना सकता। इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपके सारे क्वेश्चंस को आई होप आंसर कर ही दिया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, वहां पर मैं आपको आंसर कर दूंगा। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना, वहां पर मैं आपको आंसर कर दूंगा। क्रेडिट कार्ड की अप्रूवल आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको काफी सारे लिंक्स मिल जाएंगे, उनके थ्रू अप्लाई करोगे तो आपका जो कार्ड है इजी एंड फास्ट अप्रूव हो जाएगा। तो अगर आपको एक क्रेडिट कार्ड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो मैंने आपको लिंक्स दिए हैं वो बिल्कुल ही सेफ होने वाले हैं, उनके थ्रू अप्लाई करोगे तो आपका जो कार्ड है इजी एंड फास्ट अप्रूव हो जाएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।